days, and on we'll go through the wastelands. हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जिसको कि लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। ये पोएम बेस्ड है एक स्लम एरिया के क्लासरूम के ऊपर, जिसको कि पोएट ने घूमा और जो भी उन्होंने फील किया उस पर ये चीज़ें लिख दी हैं। स्लम तो आप समझते ही होंगे, शहरों के आसपास नॉर्मली आपको दिख जाएगा। शहर जहाँ से स्टार्ट होता है उसके पहले ही शहरों के किनारे ही एक झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका, जहाँ पे बिल्कुल गरीब लोगों की बस्तियाँ होती हैं, और वहीं का एक क्लासरूम का इस पूरे पोएम में सीन। चलिए शुरू करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। गस्टी वेव्स को हमने अंडरलाइन किया है। गस्टी वेव्स क्या है? तो हवा का झोंका, तेज़ हवा का झोंका है। और तेज़ हवा का झोंका क्या बताता है पोएम में? तो वो एनर्जी बताता है, और एनर्जी से बच्चों के फेसेस फार नहीं, फार फार है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब बच्चों की अगर बातें करिएगा, छोटे बच्चों की, तो ऐसा है कि उनमें एनर्जी काफ़ी होती है। टीचर्स चाहे जितना भी मना कर ले, बच्चे कुछ ना कुछ अपने अंदर बदमाशी करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ इधर उधर करते ही रहेंगे। एनर्जी उनमें काफ़ी भरपूर होती है। लेकिन यहाँ पे जो सीन है ना, स्लम एरिया के क्लासरूम के बच्चे हैं, वो उनके फेसेस को देख करके लग नहीं रहा है कि उनके फेसेस पे एनर्जी है। एनर्जी से वो काफ़ी दूर हैं, मालनरिस्ट बच्चे हैं। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। रूटलेस वीड्स की बात करी गई है। देखिए, वीड्स आपको पता है कि वो पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उगाते हैं और उनको उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, वो अनवांटेड पौधे हैं। तो बच्चों को भी यहाँ पे अनवांटेड रूटलेस वीड्स से ही पोएट ने कंपेयर किया है। कहा है कि इन बच्चों का कोई परवाह नहीं करता, ये बिल्कुल उस तरीके के हैं कि दुनिया में आए और चले गए, कोई उनको परवाह नहीं है किसी को भी, न गवर्नमेंट को न अथॉरिटीज़ को। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, और उन बच्चों का हेयर कैसा है? तो उनका जो फेस पीला पड़ गया है, जो कि कमज़ोर बेजान सा फेस दिख रहा है, उसके चारों तरफ उनका बाल फैला हुआ है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और एक स्टूडेंट गर्ल है जो कि लंबी है और उसका हेड जो है, इसका सिर जो है ना, झुक रखा है, और उसके सिर के भार से झुक रखा है। अब सिर, हेड किसी को अगर शरीर में भारी लग रहा है, इसका मतलब है कि वो मालनरिश्ड है, कभी न्यूट्रिशन उसको ढंग से मिला नहीं है, उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर है। तो इस पूरे लाइन से पोएट बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ, ये ब्रिटिश पोएट हैं, तो उस समय जब ये पोएम लिखा गया था तो उस टाइम किस तरीके से इनके यहाँ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण बहुत फैला हुआ था और स्लम एरिया के लोगों की हालत कितनी बुरी थी, ये बताया जा रहा है। आगे क्या है? द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड साइज। एक और बच्चे की बात करी गई है, एक छोटे लड़के की बात की गई है जो कि पेपर की तरह बिल्कुल पतला, एकदम थिन है, लीन है, और उसकी आंखें चूहे की आंखों की तरह है। अब चूहे की आंखों को देखेगा तो वो थोड़ा जो है ना, शरीर से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, हेड से उसके बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जैसे कि निकल के गिर जाएगा। अब ऐसा अगर किसी इंसान का आँख हो तो इसका मतलब कि उसके चारों तरफ जो है ना, कोई भी फ्लैश बोन वगैरह अच्छे से नहीं है, यानी कि सीधी बात है, माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, मालनरिश्ड बच्चा है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नर्ल्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और भी बच्चों की बातें करी गई हैं जिनके की हड्डियां जो है ना, स्टंटेड हैं, मुड़ी मुड़ी हुई है हाथों की हड्डियां, ठीक है। जैसे पोलियो, अब तो हमने पोलियो पर काफ़ी निजात पा लिया है, लेकिन पहले पोलियो बहुत ही भयंकर समस्या के रूप में उभरी थी, और उस समय जो है ना, बहुत सारे बच्चों को वो हो जाता था। एक और है अनलकी एयर, उनको कहा कि वो ज़रा एयर उत्तराधिकारी, जिनको कि अपने पिछली जनरेशन से चीज़ें मिलती है विरासत के रूप में, और यहाँ पे इस लाइन में बच्चे को मिल क्या रहा है? तो डिजीज़ मिल रहा है, जेनेटिक डिजीज़ वो भी होता है। अब ऐसा है कि अगर मेडिकल केयर अच्छा दिया जाए किसी भी इंसान को, तो हो सकता है कि अगर जेनेटिक डिजीज़ हो कुछ, तो अगले जनरेशन में ना भी जाए। लेकिन इन बच्चों को तो सबको लगभग जेनेटिक कुछ न कुछ डिजीज़ हैं ही, जो अपने फादर से उसको मिला है। उसकी हड्डियाँ शरीर की मुड़ी मुड़ी है, ट्विस्टेड है, और वो पढ़ना चाहता है, और वो बैठ करके अपना लेसन रिसाइट कर रहा है, पीछे डेस्क पे बैठ करके पढ़ रहा है वो अपने। एट बैंक ऑफ द dim क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। पीछे क्लास में डिम क्लास कहा जा रहा है। डिम क्लास कहने का दो मतलब है।
एक डिम तो इसलिए है वहाँ पे रोशनी नहीं है, बिजली नहीं भी हो सकता है, लाइट प्रॉपर मात्रा में वहाँ पे नहीं आ रही है, और दूसरा मतलब ये भी है कि वो अनकेयर्ड है, किसी ने कोई परवाह करता नहीं है स्कूल का, क्लासरूम का। तो पीछे डिम क्लास में बैठ करके एक और लड़का है जिसको कि कोई नोट कर नहीं रहा है, कोई नोटिस उसको कर नहीं रहा है, छोटा सा स्वीट सा बच्चा है, बिल्कुल छोटा है, और वो बैठ करके कर क्या रहा है, तो वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, उसका ध्यान कहाँ पे है, तो एक सपने में ही वो चल रहा है, उसका ध्यान है स्क्वेरल्स गेम में, इन ट्री रूम अदर दैन दिस, पढ़ाई पे उसका ध्यान ना हो करके गिलहरियों के साथ खेलने में उसका ध्यान है। छोटा सा बच्चा, जैसे अब आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनका ध्यान ना कार्टून्स पे रहता है, कार्टून नेटवर्क पे देखते हैं वो, और कोई ना कोई कैरेक्टर एक उनका फेवरेट होता है और उसी में वो घुसे हुए होते हैं, वही सब उनकी लाइफ है। यहाँ पे भी छोटा सा एक बच्चा है। अब ये बच्चे इतने प्रिविलेज्ड नहीं हैं कि इनके पास कार्टून हो, जो इनके आसपास की दुनिया है जैसे कि गिलहरी, चिड़िया वगैरह, इसी में वो अपना लाइफ समझते हैं, और वो छोटा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसी में गुम है वो। अब इस पूरे स्टैंजा को आप देखेंगे तो पोएट ने 3 चीज़ को बताया है। एक तो ये बताया है कि उन बच्चों का जो स्थिति काफ़ी ख़राब है, बिल्कुल मालनरिज्ड है। दूसरा ये बताया कि स्कूल का किसी ने परवाह किया नहीं है, और तीसरा ये भी, भले ही स्कूल है, क्लासरूम है, पढ़ाई की बात है, लेकिन अटेंशन उनका पढ़ाई पे नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से स्कूल बिल्कुल ही अनकेयर्ड है। सेकंड स्टेंजा देखिए, ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस। वॉल्स, क्लासरूम के वॉल्स की बात करी गई है, और उसका कलर कैसा है, तो सार क्रीम है, इनफैक्ट क्रीम कलर है, लेकिन उसको जो कि बार बार पेंट नहीं किया गया है, उसकी परवाह नहीं करी गई है, तो वो पेंट जो है ना थोड़ा ख़राब हो चुका है, और इसीलिए उसको सार क्रीम कहा गया है। तो यह बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्लासरूम का दीवार का कलर बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोगों को पता चल जाए कि स्कूल की परवाह कोई नहीं करता, लेकिन वहाँ पे डोनेशंस हैं, जो दान में दी गई चीज़ें हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा, या फिर किसी लीडर के द्वारा, वो सब चीज़ें क्लासरूम के दीवार पे टंगी हुई हैं। क्या क्या टंगा हुआ है वहाँ पे, तो शेक्सपियर का हेड, शेक्सपियर का एक इमेज टंगा हुआ है, क्लाउडलेस एट डॉन। डॉन क्या होता है, तो रात जब ख़त्म हो जाती है, सुबह होती है, और सूरज जब तक नहीं निकला होता है, तो सूरज निकलने से पहले रोशनी रहती है, रात ख़त्म होने के बाद, तो वो जो टाइम है उसी को डॉन कहते हैं। और उस समय का स्काई जो कि क्लाउडलेस है, बादल नहीं है, और सुबह होने का एक सीन है, और वो जो है ना सीनरी एक टंगा हुआ है क्लासरूम के दीवार पे। और क्या है, तो सिविलाइज्ड डोम है, राइडिंग ऑल सिटीज़। डोम मतलब गुंबद, ताजमहल आपने देखा होगा तो ऊपर जो गोल सा होता है उसको डोम कहते हैं। और एक ऐसे सिटी का फ़ोटो टंगा हुआ है जिसमें कि सिविलाइज्ड डोम्स हैं, और वो लगभग हर जगह ही है, मतलब एक ऐसे शहर का फ़ोटो है जो कि काफ़ी सभ्य है, काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है, ये दिखाता है। बेल्ड फ्लावरी टैरोलीज वैली, टैरोल एक जगह है विक्टोरिया लैंड में, वहाँ पे वहाँ की एक वैली का भी फ़ोटो दिया गया है, जो कि काफ़ी फ्लावर है वहाँ पे, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, काफ़ी सुंदर सा दृश्य होता है, एक चर्च होता है वहाँ पे, तो वो भी वहाँ पे है। और क्या है, ओपन हैंडेड मैप, मैप तो है लेकिन ओपन हैंडेड है। ओपन हैंडेड कहने का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का या फिर स्टेट का, किसी खास एरिया का मैप नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का ओपन मैप वहाँ पे दिया गया है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ये सब जो चीज़ें दी गई हैं, क्या ये उन बच्चों के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लाइफ में ये रिलेवेंट है किसी तरीके से? तो बिल्कुल रिलेवेंट उनके लिए नहीं है। पूरी दुनिया लगभग उस क्लासरूम में दिखा दी गई है, लेकिन जो बच्चा है क्या उसकी दुनिया में ये जो दिखाई गई दुनिया है क्या सूट कर रहा है, क्या उनके लाइफ से रिलेटेड है? तो बिल्कुल नहीं। एंड येट, और फिर भी दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड, जो सारी चीज़ें दी गई हैं फिर भी ये सब चीज़ें उनका वर्ल्ड नहीं है क्या? तो फिर ये विंडोज़ हैं, जो क्लासरूम में विंडो है, खिड़की है, और उसके बाहर की जो दुनिया है ना, जो उनके आसपास की दुनिया है, बच्चों के आसपास की दुनिया, उसी को वो अपना समझते हैं, इससे वो कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। हो सकता है कि कभी शेक्सपियर का जो पढ़ाया हुआ चीज़ है उन बच्चों को पढ़ने के लिए ना मिले, उसको ना समझ पाएँ, क्योंकि उस लेवल तक पहुँच ही ना पाएँ। हो सकता है कि ये जो इतना सुंदर दृश्य दिखाया गया है फ़ोटो में, उसको कभी घूम ना पाएँ। हो सकता है कि ये जो डोम वाले सिटीज़ होते हैं उसको घूम ना पाएँ, उस शहरों में उस तरह के घर में वो रह ना पाएँ। हो सकता है कि वो टैरोलीज वैली को भी ना घूम पाए। मैप दिया हुआ हो सकता है कि मैप देखने की उनको ज़रूरत ही ना पड़े कभी उनके लाइफ में, क्योंकि उनको वर्ल्ड घूमना नहीं हो।
तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और है आगे, वेयर ऑल दियर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। उनको जो दुनिया दिखाई गई है, उस दुनिया में उनको जो दुनिया दिखाई गई है वो दुनिया उनके लाइफ से रिलेवेंट नहीं है। उनकी तो दुनिया ऐसी है कि जैसा लग रहा है कि उनका फ्यूचर बिल्कुल धुंधला पड़ गया है, फॉग की तरह। उनको कुछ क्लियर अपने फ्यूचर के लिए पता नहीं है। और उनका फ्यूचर कैसा है, तो नैरो स्ट्रीट की तरह है, मतलब आगे बढ़ने के रास्ते पतले हैं, मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलने वाला है। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलता, एक खुला आसमान मिलता उनको आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, तो हो सकता है कि वो भी कभी स्टार ऑफ वर्ड्स उनको मिल सकता था। ये नॉलेज की बात कही गई है, स्टार ऑफ वर्ड से मतलब है वो भी नॉलेजेबल हो सकते थे। नॉलेज तक पहुंचने के लिए जो ये धारा बह रही है, ये रिवर कह करके नॉलेज की, ज्ञान की धारा की बात करी जा रही है, तो ज्ञान की धारा में बहने के लिए कभी उनको उनके लाइफ में मिलने वाला है ही नहीं। ये सारे सीन्स बताए गए हैं। तो अब देखिए थर्ड स्टेंजा, कहा जा रहा है कि श्योरली शेक्सपियर इज़ वीक्ड, शैतान। शेक्सपियर यहाँ पे शैतान मालूम चल रहा है इन बच्चों को। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। ऐसा होता है कि अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड है, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं मिली है अपने लाइफ में और सामने वो कोई दूसरा इंसान देखता है जिसको बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, तो हो सकता है कि जिसको नहीं मिला उसके मन में जलन की भावना आ सकती है, कुछ बुरा ख्याल मन में आ सकता है। तो यहाँ पे बच्चों को शेक्सपियर शैतान मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे इस पोएम के कंटेक्स्ट में मैप एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि उन बच्चों को कभी मैप का यूज़ पढ़ने वाला है ही नहीं। वो कभी बच्चे इस दुनिया को घूमने वाले हैं ही नहीं। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब वो जो मैप दिखाया हुआ है, इसमें शिप्स हैं, सूरज होगा, समुद्र होगा, ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या शो करता है, तो सिविलाइजेशन का बढ़ना शो करता है। दुनिया में बहुत सारे तरह के सुख हैं, दुनिया में बहुत सारी तरह के जो है ना सुविधाएं हैं, इन सब चीज़ों को शो करता है। अगर उन बच्चों को नहीं मिलता है तो मन में लालच आता है, और फिर उनके मन में लालच आता है कि वो अलग अलग तरीके का क्राइम कर सकते हैं, जैसे कि चोरी वगैरह कर सकते हैं। चोरी हमारे समाज में होता है, तो आखिर चोर कौन होता है, क्यों चोरी करने लग जाते हैं लोग? क्या कभी आपने सुना है कि शाहरुख खान गया किसी अपने पड़ोसी के यहाँ और एक मोबाइल चुरा के ले आया, या फिर कोई अंबानीज ब्रदर्स में से कोई गए किसी पड़ोसी के यहाँ लैपटॉप चुरा के ले आया? क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उनको कभी चुराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। जो चीज़ चाहेंगे वो खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जिनको न तो शिक्षा मिल रही है न न्यूट्रिशन मिल रहा है, इनके अंदर मन में भावना आएगी किसी चीज़ को पोजेस करने की, किसी चीज़ को रखने की, तो फिर ये मजबूर हो जाते हैं, अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए, और उस जा करके ज़बरदस्ती उस चीज़ को ले आते हैं और यही फिर चोरी हो जाती है। तो क्यों रहा है हमारे समाज में? क्योंकि हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का डेवलप हो गया है। हमने अपनी सभ्यता को डेवलप तो किया है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी डिमेरिट क्या आ गई है कि जो यहाँ पे अमीर होता है ना, वो धीरे धीरे और अमीर ही होता चला जा रहा है, और जो गरीब है उसका स्थिति वैसे ही है। तो जब गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा और लोग अमीर और होते चले जाएंगे, तो अच्छी चीज़ों को देख करके उनके मन में लालच ज़रूर आएगा, सेटिस्फैक्शन लेवल की हमेशा कमी रहेगी, और इस वजह से क्राइम्स हमेशा होते रहेंगे। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब उन बच्चों के लाइफ की बात आगे करते हैं, तो उनका लाइफ कैसा है? तो धीरे धीरे उनका जो लाइफ है ना, उसी क्रैम्प्ड होल में, जैसे कि स्लम एरिया की बात कही जा रही है ना, तो स्लम एरिया काफ़ी कंजस्टेड एरिया होता है। वहाँ पे एकदम बिल्कुल छोटे छोटे घर, छोटे छोटे रूम होते हैं, छत भी ऊंचा नहीं होता, एकदम बिल्कुल छेद की तरह होल में, क्रैम्प्ड होल में किसी तरीके से जकड़ के सुकुड़ के वो लोग वहीं पे रहते हैं। और उनका फ्यूचर तो ऑलरेडी धुंधला है, धूमिल है, जैसे कि फॉग, और उनका फ्यूचर अब धीरे धीरे फॉग की तरफ से बढ़ के एक अंधियारे की तरफ चलता जा रहा है, जिसको कि नाइट कहा गया है, एंडलेस नाइट। वैसा अंधेरा जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, उनका फ्यूचर हमेशा उसी तरीके का रहने वाला है। ये होने वाला है उनके लाइफ में। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड क्लास। आगे ये भी बताया जा रहा है कि माल न्यूट्रिशन है। फर्स्ट स्टेंजा में भी माल न्यूट्रिशन की बात करी गई थी। यहाँ पे लोगों के साथ जो है ना, न्यूट्रिशन की कमी बचपन से नहीं, इनफैक्ट जन्म लेने के पहले ही से शुरू हो जाता है। माँ के पेट के अंदर ही उनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता।
इसकी बात फिर से यहाँ कही गई है और उनकी हालत इतनी ख़राब है, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है उनके पास कि जो उनका बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि अगर किसी को ग्लासेस लगा हुआ है, चश्मा अगर चढ़ा हुआ है जैसे कि मुझे, तो अब क्या है कि आज के ज़माने में लोग फास्ट ट्रैक, रेबैन, लेंसकार्ट वगैरह से चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन वे बच्चे जो है ना आयरन का बना हुआ, लोहे का, स्टील का बना हुआ चश्मा पहन रहे हैं जो कि भारी होता है, जो कि कंफर्टेबल नहीं होता है। उनका ग्लास साइज जो है ना टूट गया है, उनका चश्मा टूट गया है और उसको भी बनाया गया है और ऐसा बना हुआ है कि उनका जो ग्लास, चश्मे का जो ग्लास है उसमें क्रैक्ड है और वो उसी को पहने हुए हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि अगर एक कोई बोतल ज़मीन पे गिर के टूट जाए तो टूट जाने के बाद बिखर जाता है जैसे कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, और वैसा ही उनके चश्मे पे भी है और उसी तरीके से वो उसी हालत में है। बताया जा रहा है इस पोएम में कि कितना ज़्यादा उनके पास गरीबी है। आगे कहा जा रहा है ऑल देयर टाइम एंड स्पेयर आर फॉगी स्लम, और उनका सारा समय जाता कहाँ है, तो उसी जो झुग्गी झोपड़ी है, जो स्लम एरिया है, उसी में उनका सारा समय चला जाता है, उनका सारा समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और वो जो वहाँ पे मैप है वो भी उनके लाइफ में अब रेलेवेंट नहीं रह गया है और मैप जो नक्शे पे जो धब्बे पड़ चुके हैं उसी तरीके से उनके जीवन में भी, उन बच्चों के जीवन में भी धब्बे पड़ चुके हैं और उनका जीवन डूम विनाश की तरफ बढ़ रहा है। उनके जीवन में कभी कुछ अच्छा होने वाला नहीं। अब आगे देखिए, फोर्थ एंड फाइनल, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इंस्पेक्टर जो है ना आ करके इन बच्चों के लिए कुछ करे ना, स्लम एरिया के लोगों के लिए कुछ करे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये जो मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम। कैटाकॉम कहा जाता है जो ज़मीन के अंदर तहखाना बनाया गया होता है लाशों को दफनाने के लिए, उसको। अब यहाँ पे कैटाकॉम्स की बात क्यों करी गई है, क्योंकि उन बच्चों का फ्यूचर भी बिल्कुल कैटाकॉम्स की ही तरह है, उस जगह पे जा चुका है जहाँ से निकल के आना मुश्किल है, उनका फ्यूचर सुधर पाना मुश्किल है। वो कब तक मुश्किल है, जब तक कि गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, विजिटर आ करके उस खिड़की से, उस विंडो से जो कि उनके पास ऑलरेडी है, उससे बाहर निकाल करके बड़ी जो हमारी विस्तृत दुनिया है उसमें न ले जाएं, तब तक उनका जीवन कैटाकॉम्स की ही तरह रहने वाला है। ब्रेक ओ ब्रेक, देखिए ये पोएट की जो है ना फीलिंग्स है एकदम। ब्रेक ओ ब्रेक, अब तोड़ दो इन दीवारों को, इन जंजीरों को जो तुम्हें जकड़ी हुई हैं, अब इन जंजीरों को टूटना चाहिए और उन बच्चों को अब इस पूरी भरी दुनिया में बाहर आना चाहिए, तब तक जब तक कि वो बच्चे इस दुनिया में आ न जाए, जब तक कि उन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन फील्ड कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी, पोएटिक लैंग्वेज में इसका मतलब मौका, जब तक कि उन बच्चों को पूरा मौका न दिया जाए कि वो इस पूरी दुनिया में आ करके और रन अज्यूर, अज्यूर होता है डीप ब्लू स्काई, इसको भी एक खुले आसमान की तरह देखा जाएगा। आसमान कहने का मतलब जहाँ पे कोई लिमिट ना हो। जब तक उन बच्चों को वैसा लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी न मिले, तब तक वो बच्चे आ करके गोल्ड सैंड्स पे नहीं चल सकते हैं। सैंड्स नेचर का सुंदरता तो है ही, रेत जो है नेचर की सुंदरता भी है और स्ट्रगल को भी शो करता है। अगर आप रेत पे चल रहे हैं तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं और इस स्ट्रगल को करने के बाद ही आपको मिलेगा क्या चीज़, तो फिर वाइट एंड ग्रीन लीव्स। वाइट लीव्स कहने का मतलब है बुक्स और ग्रीन लीव्स कहने का मतलब है नेचर। जब तक वो बच्चे खुले आसमान की तरह उनको मौका ना मिले, तब तक वो स्ट्रगल भी ढंग से नहीं कर सकते और उनको कभी लाइफ में पढ़ने के लिए बुक्स भी नहीं मिलने वाले हैं, न ही कभी वो बुक मिलेगा और न ही कभी वो नेचर को जान पाएंगे। तो अभी ये सब तभी पॉसिबल है जब गवर्नर, इंस्पेक्टर, अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट वगैरह लोग उनको हेल्प करें। और सबसे बड़ी लाइन इस पोएम की ये है, हिस्ट्री डियर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। इतिहास उन्हीं का है जो सूरज की तरह है, दुनिया उन्हीं को जानती है जो सूरज की तरह है। सूरज कहने का मतलब वो चीज़ जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। सूरज कहने का मतलब वो चीज़ जो अनवरत लगातार चलते रहना सिखाता है। दुनिया उन्हीं को सलाम करती है और ये दुनिया भी सलाम तभी करेगी जब वो लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ना तभी पॉसिबल होगा जब लोग उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो लोग हैं अभी कैटाकॉम्स में, उस जगह पे जा चुके हैं जहाँ से उनको कुछ नहीं मिल सकता।
तो यही इस पूरे पोएम का सेंस था। आप लोग इसकी क्वेश्चन आंसर्स करिए, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए होगा जब आप कर लेंगे और नहीं हो पाएगा, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए होगा तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।